आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे स्टूडेंट्स अक्सर समझते नहीं हैं और आखिरी में याद करने के चक्कर में काफ़ी डर से जाते हैं। आज हम उसे इतना सिंप्लीफाइड करके हर चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उसे याद कैसे रखना है वो सब बताने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इंडिविजुअल अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से शुरू करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दें और पूरा वीडियो देखिएगा। आखिरी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आज हम जिन अमीनो एसिड्स का पढ़ेंगे वो है फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ग्लाइसिन। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन से। इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? पहली चीज, ये दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है। दूसरी चीज, ये दोनों ट्विन अमीनो एसिड है। ट्विन अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर मेटाबॉलिज्म में जाना है तो फिनाइलएलेनिन मेटाबॉलिज्म में नहीं जा सकता, वो टायरोसिन के थ्रू ही फिर मेटाबॉलिज्म में जाएगा। और दूसरी चीज, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो सकता है पर टायरोसिन फिनाइलएलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए फिनाइलएलेनिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन पोलर, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ये भी सब सेम है, बस ये नॉन एसेंशियल है और अब आपको पता चल गया क्यों। ठीक है, कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक का मतलब क्या है कि ये दोनों चीज बनाने में हेल्प करेगा, हमें फैट भी बनाने में हेल्प करेगा और ग्लूकोज की साइकिल में भी हेल्प करेगा। सो इसका भी कहाँ रिलेशन है मैं आपको याद करवाऊंगा। सो बेसिकली शुरू करते हैं इनके साथ। सो अगर आप कोई भी अमीनो एसिड पढ़ेंगे सो आप उसको किस हेडिंग्स में पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले देखना है वो बना कैसे, वो आया कैसे। फिर अगर बन गया तो उसको हम सिंथेसिस कराने के बाद तोड़ देंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे। फिर अगर वो उस अमीनो एसिड से हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सो हम उससे एनाबॉलिज्म करेंगे। और अगर इन तीनों पाथवे में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है सो जो चीज होती है वो है क्लिनिकल डिसीजेस। सो जो क्लिनिकल डिसीजेस फिर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। सो अभी इस वीडियो में तो हम बस 3 चीज पढ़ेंगे। जो क्लिनिकल डिसीजेस हैं वो सारे अमीनो एसिड्स की सम अप करके मैं एक बहुत अच्छा निमोनिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन के सिंथेसिस से। सो अब सिंथेसिस में आपको पता है कि फिनाइलएलेनिन मैंने कहा कि खुद कहीं नहीं जा सकता, सो वो कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। सो अभी आप बस इस स्टेप पे ध्यान दीजिए। ये स्टेप कितनी आसान है, फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखने हैं हर अमीनो एसिड के, पर अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे किताब से सो जो फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन में स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो बस इतना है कि टायरोसिन में एक OH ग्रुप ज्यादा होता है। सो अगर एक OH ग्रुप ज्यादा है तो मतलब उसका हाइड्रोक्सिलेशन करना पड़ेगा और उसके पहले का सबस्ट्रेट क्या है, फिनाइलएलेनिन। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कोई दिक्कत नहीं। O2 क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें हाइड्रोक्सिलेशन करना है। अब ये स्टेप होने के लिए हमें बायोप्टेरिन की जरूरत पड़ती है कोएंजाइम की तरह। तो कोएंजाइम में जो, इसलिए हम क्या है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या है बायोप्टेरिन का, अगर आपने विटामिन पढ़ा हो तो टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन। तो साथ ही साथ ये चीज कन्वर्ट होगी डायहाइड्रो बायोप्टेरिन में। और जब हमें टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन को रिप्लेनिश करना पड़ेगा सो ये स्टेप रिवर्स में चले जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि डायहाइड्रो की जगह टेट्राहाइड्रो हो गया, मतलब 4 H हो गए कहीं ना कहीं। सो रिडक्शन हो गया। सो इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो गया, रिडक्टेज हो गया। और इसके साथ साथ हमें NADPH की जरूरत पड़ती है और अब आप देख सकते हैं। सो ये पहली स्टेप आपको बहुत आसानी से याद हो गई। सो बस सिंथेसिस खत्म हो गया इन दोनों अमीनो एसिड का। अब आपको क्या करना है, कैटाबॉलिज्म। अब इसको आपको तोड़ना है। सो तोड़ना क्यों है, क्योंकि बेसिकली हमने क्या कहा था कि ये दोनों अमीनो एसिड्स आप देखिए कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक। इसका मतलब TCA साइकिल में जाके एनर्जी भी देंगे और फैट सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे। सो तोड़ इसलिए रहे क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहां रीच करना है। अब इस पाथवे को याद कैसे करें, नाम बड़े डरावने दिखते हैं पर कुछ नहीं है। बेसिकली जो सबसे पहली रिएक्शन आपको याद रखना है वो है ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या है, हमें पता है ट्रांसएमिनेशन मतलब, ट्रांसएमिनेशन में क्या 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलते चलिए। इसमें अमीनो एसिड क्या है, टायरोसिन। ठीक है, कीटो एसिड क्या बन रहा है, ये बड़ा सा नाम है, कुछ नहीं है। जो अब इसके साथ साथ हमें एक करस्पॉन्डिंग पेयर और लगेगा। सो जो दूसरा पेयर है वो क्या है, एक कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटरेट और उसका अमीनो एसिड ग्लूटामेट। सो अब ये दो, एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब आपको पता है एलेनिन का जो पेयर है वो है पायरुवेट। ठीक है, ये आपको पता होगा ट्रांसएमिनेशन से। एलेनिन का पेयर है पायरुवेट। सो टायरोसिन भी कहीं ना कहीं इसी से बना है तो इसका भी पायरुवेट होना चाहिए। पर ये
एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनाइलएलेनिन भी एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें फिनाइल रिंग पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा है, तो इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट रिमेन्स द सेम। सो ये आपको याद हो गया। सो यहां तक की स्टेप्स आपको याद हो चुकी है, ठीक है। तो आपने ट्रांसएमिनेशन करा दिया। अब इसके बाद आपको दिमाग में क्या रखना है कि कहीं ना कहीं फ्यूमरिल एसेटो एसिटेट मेरे को बनाना है, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूमरेट TCA साइकिल में जाता है और एसेटो एसिटेट फैट सिंथेसिस में। सो अब आप उसके लिए बस ये 2 स्टेप याद रखेंगे कि आप PHP को सबसे पहले होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर होमोजेंटिसेट को आपको फ्यूमरिल से पहले मेलेल एसिटेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो आइसोमराइजेशन के थ्रू फ्यूमरिल एसेटो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो स्टेप है ये डाइऑक्सीजिनेज स्टेप है। डाइऑक्सीजिनेज क्या होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइऑक्सीजिनेज से आपको बस होमोजेंटिसेट बनाना है, फिर डाइऑक्सीजिनेज से आप डाई मतलब ऐसे सोच लीजिए कि डाई हटा दिया और सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेज करना है। सो होमोजेंटिसेट से 4-मेलाइल एसेटो एसिटेट, आइसोमराइजेशन और फिर ये स्टेप याद हो गई। सो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, हमें सिंथेसिस आ गया, हमें कैटाबॉलिज्म आ गया। अब ये सारी एंजाइम्स कहाँ डिफेक्टिव, क्या प्रोडक्ट, कौन सा बीमारी होगी, ये हम आपको आगे बताएंगे। सो अब शुरू करते हैं एनाबॉलिक स्टेप्स। एनाबॉलिक स्टेप्स मतलब किस अमीनो एसिड से क्या यूजफुल कंपाउंड बन सकता है। सो इसकी भी एक आखिरी में आपको मैं एक लिस्ट दूंगा सारे अमीनो एसिड की निमोनिक फॉर्म में। अभी आप याद करते चलिए मेरे साथ कि ये जो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन है, इससे केटोकोलामाइंस बनता है, मेलेनिन बनते हैं और थायराइड हार्मोन बनता है। अब हम केटोकोलामाइंस और मेलेनिन को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे? टायरोसिन बन गया फिनाइलएलेनिन से, ठीक है, नो इश्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर आपको मेलेनिन साइड जाना है सो जो एंजाइम लगेगा वो है टायरोसिनेज, और अगर आपको केटोकोलामाइन साइड जाना है सो जो एंजाइम लगता है वो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपको ये याद बस रखना है कि टायरोसिनेज मेलेनिन सिंथेसिस, ठीक है, तो टायरोसिनेज आपको हर उसमें टायरोसिनेज एंजाइम ही आएगी। मतलब टायरोसिन से सबसे पहले डोपा बनेगा। डोपा देखिए दोनों में बनेगा, ठीक है। डोपा जब बना तो टायरोसिनेज ने बनाया डोपा, फिर डोपा से फिर टायरोसिनेज, डोपा क्विनॉन, डोपा क्विनॉन से फिर आपको याद रखना है कि अगर एक दूसरी मल्टीपल स्टेप्स होती हैं तो उनसे इंडोल क्विनोलोन बनता है और इंडोल क्विनोलोन ब्लैक मेलेनिन पॉलीमर्स बनाएगा, और यदि इस डोपा क्विनोन में सिस्टीन आके इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो रेड मेलेनिन पॉलीमर्स बनाएगा। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं इधर आपको क्या करना है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज याद रखना है, इससे बनाया डोपा। अब डोपा से फिर ये वाली स्टेप्स तो आपको फार्माकोलॉजी में अगले साल भी काफी पढ़ने को मिलती हैं। डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन फिर बन जाता है। सो बेसिकली डोपा से आपको याद रखना है डोपामिन बनेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ये खुद एरोमेटिक अमीनो एसिड की साइकिल है तो एरोमेटिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। फिर डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन में यही हाइड्रोक्सिलेज यहाँ रिपीट कर दो तो डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और अब आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। एपिनेफ्रिन में CH3 होता है, नॉर में नॉर नहीं होता। तो मतलब हमें CH3 देना है, CH3 का डोनर कौन है, ये हमारा SAM कन्वर्ट हो जाएगा SAH में, सो मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम हो जाएगी। सो ये आपको पाथवे याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाथवे की तरफ। सो अगला पाथवे है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में आपको कुछ याद नहीं रखना है। थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन किसका बना होगा, अमीनो एसिड्स का, तो उस प्रोटीन में अमीनो एसिड के जो रेसिड्यू रहते हैं वो टायरोसिन रेसिड्यू रहते हैं। तो टायरोसिन रेसिड्यू पे हम एक्टिव आयोडीन देते हैं, H2O2 देते हैं, सो हमें मोनो आयोडोटायरोसिन मिलता है थायरोग्लोबुलिन पे ही, ठीक है। और अगर हम 2 एक्टिव आयोडीन दिए तो डाइआयोडोटायरोसिन, फिर इसे फर्दर हम डाइआयोडोटायरोसिन और देते हैं तो 2+1 3, और फिर प्रोटियोलाइसिस हो जाता है तो फ्री T3 रिलीज हो गया। ऐसी 2+2 4 प्रोटियोलाइसिस तो फ्री T4 रिलीज हो गया। तो ये स्टेप भी काफी आसान है। सो लगभग आपने अभी तक सिंथेसिस देख लिया है, आपने कैटाबॉलिज्म कर दिया उसका, आपने उसका एनाबॉलिज्म कर दिया। सो अब बच्चा ही क्या है, अब आपको बस क्लिनिकल डिसीजेस देखना है जो हम आखिरी में आसानी से देख लेंगे। सो ये आपका टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन बहुत आसानी से खत्म हो गया। अब बात करते हैं ग्लाइसिन की। सेम उसी पैटर्न पे आपको चलना है। पहले आपको पता होना चाहिए नॉन एसेंशियल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोजेनिक है, और ये यूजुअली यूरिन में एक्सक्रीट होने वाला सबसे अबंडेंट अमीनो एसिड है। क्यों, वो हम देखेंगे। सो अब ग्लाइसिन पे शुरू करते हैं। सो ग्लाइसिन का भी सेम करना है, सिंथेसाइज करना है, फिर तोड़ना है।
सो सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली पाथवेज पता होना चाहिए। ग्लाइसिन किस किस से बनेगा, सीरीन से बन सकता है, थ्रियोनीन से बन सकता है और 1 कार्बन कंपाउंड CO2NH4+ से बन सकता है। सो अब यदि आपको सीरीन से बनाना है, सो सीरीन और ग्लाइसिन इसको भी ऐसे याद रखिए। देखिए सीरीन में क्या होता है, एक OH ग्रुप ज्यादा होता है और एक कार्बन ग्रुप ज्यादा होता है। सो आपको अगर ग्लाइसिन बनाना है तो उस कार्बन को भी निकालिए, उस OH को भी निकालिए। सो इसलिए जो कार्बन जिस फॉर्म में निकलता है वो है 1 कार्बन कंपाउंड N5N10 मिथिलीन THF। ये काफी जगह सुना होगा आपने। और THF है, इसका मतलब फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। सो ये स्टेप भी आपको याद हो गई। हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफर हो गया, सीरीन है पहला सबस्ट्रेट। सो ये स्टेप आपको आसानी से याद हो गई। अब ग्लाइसिन में एक अच्छी बात है कि आपको कैटाबॉलिज्म अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली रिवर्सिबल स्टेप्स है। सो अगर ग्लाइसिन आगे चल के सीरीन में टूटेगा तो वो भी ऐसे टूट सकता है। उसी प्रकार से जो 1 कार्बन कंपाउंड है, इनसे यदि आपको ग्लाइसिन बनाना है तो ग्लाइसिन सिंथेज ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें इन सब की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी अगेन रिवर्सिबल स्टेप है। सो आप कैटाबॉलिज्म की टेंशन लीजिए ही मत, एक चीज याद रखिए, उसी को दूसरे में लगा दीजिए। और थ्रियोनिन बस ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है कि सिर्फ थ्रियोनिन से ग्लाइसिन बन सकता है और एंजाइम जिसके थ्रू होती है वो है थ्रियोनिन एल्डोलेज। सो काफी आसानी से हमें सिंथेसिस कैटाबॉलिज्म याद हो गए। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेप्स की। एनाबॉलिक स्टेप्स का मतलब क्या है कि अब आप कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। सो इसमें से आपको ये सारी चीजें याद रखना है। क्रिएटिनिन हम अभी डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेशन आपको पता है, फिजियोलॉजी में हम देखते हैं बाइल एसिड्स का। हीम सिंथेसिस हम आगे आने वाले हीम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ग्लूटाथायोन सिंथेसिस हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में देखेंगे और प्यूरिन सिंथेसिस में आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या क्या जानना है। सबसे पहले क्रिएटिनिन सिंथेसिस। सो क्रिएटिनिन सिंथेसिस में क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली क्रिएटिनिन बनाना है। सो इसमें 3 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथियोनिन। ठीक है। सो अब ये तीनों आपको याद रखना है, आप इसको GAM गम से याद रख सकते हैं। सो ये जो तीनों अमीनो एसिड है किस लेवल पे इन्वॉल्व है, सबसे पहले आर्जिनिन ग्लाइसिन किडनी में क्या करेंगे, दोनों कंबाइंड होंगे और बनेगा ग्वानिडिनो एसिटेट। नाम सोच के घबराना नहीं है, बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ग्वानिडीन ग्रुप है, ग्वानिडिनो ग्रुप है, उसका ट्रांसफर हो रहा है। सो इसका आप ये दोनों चीजें रखें और एमिडिनो ट्रांसफरेज ग्लाइसिन आर्जिनिन या आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांस एमिडिनेज। सो बस जो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे आप सब नाम रख देते हैं। अब आपको मैंने तीसरा अमीनो एसिड बोला, उसकी एंट्री की बारी आई। सो लिवर साइट है, मिथाइल ट्रांसफर होता है, ऊपर का सबस्ट्रेट लिख दिया, एंजाइम का नाम आ गया, बना क्या, क्रिएटिन। अभी इतनी जल्दी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, क्रिएटिन बनाइए। क्रिएटिन को क्या करिए, अब आप क्रिएटिन को अपने को ऐसा करना है कि मसल में जा रहा है। तो मसल में क्यों भेजना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करें तो शुरू में ही एकदम शुरू में अगर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाए, ATP कम पड़ जाए तो ATP वापस से आ सके, तो हम क्रिएटिन को मसल में स्टोर करके रखते हैं। तो आपको स्टोर करना है तो आपको उसको फॉस्फेट देना पड़ेगा। सो हाई एनर्जी फॉस्फेट आप देंगे उसको, और क्रिएटिन काइनेज से। सो आपको पता है कि जहां पे भी फॉस्फेट का लेन देन होता है वह काइनेज होता है। सो क्रिएटिन फॉस्फेट बना दिया। अब क्रिएटिन फॉस्फेट जैसे ही आपको एक्सरसाइज करना रहेगी तो टूट के क्रिएटिनिन बन जाएगा और आपका मसल का ATP स्टोर बना रहेगा और ये क्रिएटिनिन आगे चल के यूरिन में जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे थे कि ग्लाइसिन इज द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड इन क्रिएटिनिन इन यूरिन। सो ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्रिएटिनिन बना कैसे। ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सारी हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में कहीं ना कहीं देखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। सो कॉन्जुगेशन में आपको कुछ नहीं, बाइल एसिड्स का एक कॉन्जुगेशन अलग ही बाइल एसिड्स में देखा जाएगा। बेंजोइक एसिड से आपको याद रखना है, अगर बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेशन होता है तो ग्लाइसिन के साथ तो वो इप्यूरिक एसिड बनता है। और प्यूरिन सिंथेसिस अगेन प्यूरिन सिंथेसिस में देखा जाएगा। सो उसमें कार्बन का 4 और 5 और नाइट्रोजन का 7 ये ग्लाइसिन से आएगा। सो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, बहुत आसान है बायोकेमिस्ट्री। आगे आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे, उसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो कवर हम वहां करेंगे। सो क्विकली आंसर कर दीजिए इसका कमेंट्स में। हमने देखा है, आपको हिंट दे देता हूं मैं, टायरोसिनेज की बात हो रही है। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मुझे कमेंट्स में आंसर कर दीजिए और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारा वीडियो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री या किसी भी पार्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं सो फिर काफी आसान हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अब आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए तो आपको काफी आसानी रहेगी। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।